वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ के अंदर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताऊँगा, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग अगर वेब डेवलपमेंट कर भी ली, तो हम वेब डेवलपमेंट में अपने आप को जो है वो किस तरह जो है वो एनहांस कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली जो वेब डेवलपमेंट होती है, ये क्या चीज़ होती है? और आपको रोड मैप बताऊँगा कि आप किस तरह जो है वो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हो और किस तरह आप वेब डेवलपमेंट में तरक्की कर सकते हो, ठीक है? एज़ अ वेब डेवलपर। तो एक्चुअल में ये जो वेब डेवलपमेंट होती है, ये क्या चीज़ होती है? तो वेब डेवलपमेंट एक्चुअल में जो वेबसाइट डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, डेटाबेस वगैरह का काम करता है और होस्टिंग वगैरह का काम करता है, उसे वेब डेवलपर कहते हैं। ठीक है? और वेब डेवलपर के अंदर जो है वो यही 3 चीज़ फ़ील्ड्स आ जाती हैं कि वो डिज़ाइनर भी होता है, डेवलप भी कर रहा होता है चीज़ों को और होस्टिंग भी उसको पता होती है। वो एक्चुअल में अच्छा एक वेब डेवलपर होता है जो ये फुल स्टैक काम कर रहा होता है, ठीक है? और वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है वो 2 टाइप्स की जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होती है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, एक होती है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड के अंदर वो सारा काम आ जाता है जो आपके यूज़र जिससे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? जो आपके यूज़र्स को नज़र आ रहा होगा, जो सामने चीज़ एक नज़र आ रही है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। और जो बैक एंड होती है, बैक एंड के अंदर वो तमाम कोडिंग होती है कि अगर यूज़र किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है या किसी फॉर्म के ऊपर कोई इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो कौन सा कोड बैक एंड के ऊपर रन होगा उसको फैसिलिटेट करने के लिए। लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आपको मिलता है। आप क्या करते हैं कि वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स लगाते हैं, अपना नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो रजिस्टर वाला बटन क्लिक करते हैं। अब आपने तो रजिस्टर वाला बटन क्लिक कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, ये वो कोड डिसाइड करेगा और वो डेवलपर डिसाइड करेगा कि रजिस्ट्रेशन बैकएंड पे किस तरह होगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह भी हो सकता है कि मे बी वो जो रजिस्ट्रेशन हो वो आपकी फायरबेस डेटाबेस के थ्रू हो रही हो या उसका एसक्यूएल के साथ कुछ लिंक हो। ये जो है वो साइट के थ्रू भी डिपेंड करता है और डेवलपर के थ्रू भी डिपेंड करता है कि वो अपनी वेबसाइट को किस तरह उसने डिज़ाइन किया है। तो जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कोड परफॉर्म होगा पीछे, जो आपको उस वेबसाइट के लिए रजिस्टर कर लेगा, ठीक है? वो एक्चुअल में बैकएंड होती है। और बैकएंड के अंदर आपकी डेटाबेसेस भी आ जाती हैं, आपकी होस्टिंग भी आ जाती है और आपकी जो एपीआईज़ वगैरह का काम होता है, जो जो एपीआईज़ वगैरह का काम होता है, तो वो सारा कुछ बैकएंड के अंदर आ जाता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँगा और आपको बताऊँगा कि जो फ्रंट एंड के अंदर जो-जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो वेब डेवलपमेंट में होता है, जो आपको जो है वो वेब एज़ अ वेब डेवलपमेंट एक स्टार्ट करवाता है, वो होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो, ठीक है? इसके लिए आपको ज़रूरी है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट की एक नीश है और ये कह सकते हैं कि इनके बगैर वेबसाइट बन ही नहीं सकती, ठीक है? जो एचटीएमएल होती है ये आपका जो है वो कोई भी टाइपोग्राफी हो, ठीक है? उसको राइट करने के लिए होती है आपके वेब पेज में कोई भी टाइपोग्राफी हो, कोई भी लिस्ट व्यू हो, टेबल्स वगैरह हो, वीडियो, ऑडियो को जो है वो शो करवाने के लिए आपकी एचटीएमएल होती है। इसके बाद आ जाती है बात सीएसएस की। सीएसएस आपके जो एचटीएमएल के कंपोनेंट्स जो आपने वेबसाइट के अंदर लिखे होंगे, जो कंटेंट लिखा होगा, उसको डिज़ाइन करने के लिए सीएसएस यूज़ होती है। अब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि एचटीएमएल भी लिखी हुई है और सीएसएस के साथ जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। आपको बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सा व्यू जो है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी सीएसएस के थ्रू हो रही होती है। सीएसएस के में ही आपके जो है वो आइकॉन्स वगैरह डिफाइन होते हैं, आइकॉन्स आप लगा सकते हो। आपने अगर टाइपोग्राफी का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप उसी के अंदर कर सकते हो। इसके बाद आपकी आ जाती है कोई एनिमेशंस वगैरह आपने लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो भी सीएसएस के अंदर आती है।
और जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको आप इंटरेक्शन के लिए परफॉर्म करते हो। लेट्स सपोज आपने कोई डेटाबेस जो है वो बनाया है, उसको स्टोर करना है, या आप कोई फॉर्म की वैलिडेशन करना चाहते हो, वो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। कोई इस तरह की एनिमेशंस होती हैं जो आप जो है वो यूज़ करना चाहते हो बट वो जावास्क्रिप्ट से हो, तो आप जावास्क्रिप्ट उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसमें आपकी वेबसाइट के अंदर एक इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है। ये हम लोग इंशाल्लाह एक एक चीज़ पढ़ेंगे और आपको फिर जो है ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी का मेरा सिर्फ टॉपिक ये है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसको हमने यूज़ करके एक अच्छा वेब डेवलपर बनना जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का जो बेसिकली जो थीम है वो ये है कि लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई अपने कंप्यूटर को यूज़ करके, तो वो आपके ब्राउज़र के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। अब बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो आपकी वेबसाइट को कंप्यूटर के ओपन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे। तो आपकी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए। मतलब इसका ये है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है कंप्यूटर के अंदर और आप उसको उसी वेबसाइट को मोबाइल के अंदर व्यू करना चाह रहे हो, तो वो उस लिहाज से रिसाइज हो जाए। तो बेसिकली जो रिसाइज होने वाला काम होता है वो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या करता है कि ये चेक करता है, ये CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं की फ्रेम्स की, जो ये डिटेक्ट करती हैं कि अभी आपकी वेबसाइट किस स्क्रीन के ऊपर शो होने जा रही है। तो वो अपनी वेबसाइट को उस लिहाज से जिस तरह आपने उसको सेट किया होगा वो डेस्कटॉप के ऊपर उस तरह से फिट हो जाएगी। अगर वही वेबसाइट आप अगर अपने मोबाइल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो मोबाइल की स्क्रीन को गेट करेगी और उस लिहाज से फिक्स हो जाएगी। तो आपको जो है एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिल जाएगा अपनी वेबसाइट के लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप, जब आप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन भी कर लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आपको आती हो बेसिक वाली और आपको अंडरस्टैंड होता हो वेब डेवलपमेंट का, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन भी बना लेते हो, उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका आता है वो ये आता है कि आप HTML और CSS को इन डेप्थ पढ़ो, उसको इन डेप्थ पढ़ो और उसके अंदर जो जो आपको परेशानी आ रही है, जो जो वहाँ पे मुश्किल आ रही है, एरर्स आ रहे हैं या वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ आ रही है, तो आप उसको डीप डाइव पढ़ो और उसको जो है वो एडवांस करने की कोशिश करो। इसके बाद वाली जो चीज़ है लर्न गूगल मैप्स एंड फॉन्ट एंड आइकॉन्स। ये इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर चीज़ आती है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल मैप्स की जो API है उसको इनबिल्ड करो और फॉन्ट्स यूज़ करो। फॉन्ट्स किस लिए यूज़ करो कि टाइपोग्राफी के लिए, कि आप ये चाहते हो कि भाई इस पार्टिकुलर कंटेंट हमें इस टाइपोग्राफी का शो होना चाहिए, तो वो उसके साथ शो होगा। आइकॉन्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गूगल मैप्स इसलिए यूज़ होते हैं कि आप जो है वो अगर आपने अपनी लोकेशन शो करवानी है तो वो आप उसमें करवा सकते हो। इसके अलावा डॉम मैनिपुलेशन का काम आता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चीज़ होती है कि अगर अपनी वेबसाइट को आपने डायनेमिक बनाना है तो आप जो है डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को जो है वो डायनेमिक बना सकते हो। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में आ जाती है चीज़ कि जावास्क्रिप्ट में जो जो चीज़ आपको यूज़ होती है वो XML होती है। जावास्क्रिप्ट में XML होती है, JSON फॉर्मेट होता है और एजेक्स होती है जो कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML होती है जो API में यूज़ होती है। हम लोग इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह पढ़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये होता है कि आप वेब डेवलपमेंट में जब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट APIs गूगल मैप्स फॉन्ट्स आइकॉन्स इन सब की प्रैक्टिस हो जाती है, तब आपका थर्ड फेज़ ये होता है कि आप कोई भी जो है वो वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क जो है उसको चूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली React.js का डेवलपर हूँ, तो आप जो है वो 3 फ्रेमवर्क्स आते हैं, React.js, Vue.js एंड AngularJS। ये तीनों जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। मैं React.js के अंदर करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। इसके अलावा आपका जो है वो CSS में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कि आपको CSS उसमें टाइप नहीं करनी पड़ती, बहुत मिनिमल टाइप करनी पड़ती है और आपका काम हो जाता है। उसमें बूटस्ट्रैप और मटेरियल डिज़ाइन वगैरह आते हैं जो कि आपके यूज़र इंटरफेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट की जो फ्रंट एंड है उसको उसको लेके ये एक
पिक्चर्स है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आप किस तरह अपने आप को एनहेंस कर सकते हो। बेसिकली ये उसका एक रोड मैप है। तो सबसे पहले आप बेसिक्स को लर्न करते हो जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ जाती है, और जावास्क्रिप्ट के आगे फर्दर जे क्वेरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है वो गेटिंग डीपर, अगर आप इसमें डीप जाते हो तो उसके बाद जो है वो CSS के अंदर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आ जाता है। आप CSS का कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, जिस तरह बूटस्ट्रैप, मेटेरियलाइज CSS एंड सिमेट्रिक UI है। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, और प्री प्रोसेसर जो है वो सैस, लेस, स्टाइलस, पोस्ट CSS, बेसिकली ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ होती। आप अपने प्रोजेक्ट को देख के कोई भी चीज़ चूज़ करते हो कि यार इसके लिए मैंने जो है वो बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, सैस यूज़ करनी है, या सिमेट्रिक UI यूज़ करना है CSS में। और जावास्क्रिप्ट में आपकी जो है वो ECMAScript होती है, टाइपस्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और टाइपस्क्रिप्ट इसका सबसेट है, जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप ले सकते हो टेस्टिंग फेज़ में आपका जेस्ट, मोंचा एंड जेस्माइन आ जाती हैं चीज़ें कि आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो टास्क रनर होते हैं वो NPM यूज़ होता है ज़्यादातर। मैं NPM यूज़ करता हूँ, yarn यूज़ करता हूँ। तो गल्प भी यूज़ कर सकते हो और ग्रंट भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पैकेज मैनेजर जो है वो यूज़ होते हैं इसमें, yarn और NPM, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, दोनों ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आप रिएक्ट जो है वो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना अ, जो है वो करियर बना सकते हो। जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क आते हैं जिस तरह एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, एम्बर JS। तो अब हम बात कर लेते हैं वेब वेब बैकएंड के रिलेटेड, कि वेबसाइट की बैकएंड के रिलेटेड जो चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अब बैकएंड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप जो है वो आपको सारी नहीं करनी, आप किसी एक में अच्छे हो जो, दैट्स प्रीटी मच इट। आप अगर बैकएंड डेवलपमेंट आप रूबी में करना चाहते हो रूबी में कर लो, पाइथन में करना चाहते हो पाइथन में कर लो, नोड JS है एंड PHP 7। PHP और नोड JS और पाइथन, ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। PHP बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फिर पाइथन और नोड JS आ जाती हैं। तो इनमें आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अपने जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसको एनहेंस कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अगर आप जो है वो ये चूज़ करते हो, नोड JS को चूज़ करते हो, तो नोड JS के अंदर आप ऑब्वियसली आपके जो दो पैकेज मैनेजर हैं, NPM और yarn, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। फ्रेमवर्क के अंदर आप जो है वो एक्सप्रेस यूज़ करते हो, जो कि आपके जो API के जो पाथ्स हैं या रूट्स हैं जिसको आप बोल सकते हो, उसको जो है वो लगाने के लिए। और ये बेसिकली एक्सप्रेस JS बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके नोड JS के अंदर, एज अगर आप API डेवलप कर रहे होते हो। इसके अलावा टेस्टिंग के लिए जो है वो जेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि हम लोगों ने बैकएंड जो है वो पाइथन में करनी है, तो पाइथन का पैकेज मैनेजर पिप यूज़ होता है। टेस्टिंग के लिए यूनिट टेस्टिंग होती है पाइथन की। इसके अलावा अगर आप पाइथन के फ्रेमवर्क में जाते हो तो जेंगो, फ्लास्क, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं, और ये पैरामिड यूज़ होती हैं। इसके अलावा एसिंक्स में अगर आ जाते हो तो एसिंक में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं पाइथन की। हाँ, PHP के अंदर आ जाते हो, PHP बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आपके आजकल वेबसाइट्स के अंदर। काफ़ी अर्से से यूज़ हो रही है नोड जेएस और पाइथन, तो ये जो है वो इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन पाइथन काफ़ी देर से यूज़ हो रही है। तो सॉरी, PHP काफ़ी देर से यूज़ हो रही है, पाइथन नोड.js को अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हुए। पाइथन PHP के अंदर जो है वो आप PHP यूनिट देख सकते हो, PHP स्पेक्स देख सकते हो, और भी सब लारावेल, PHP का जो फ्रेमवर्क है वो लारावेल है। आप इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशंस बना सकते हो, PSRS है, और डिबगर जो है वो इसके हैं। इसके अलावा C#.NET के अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो, जावा, गो, और ये सारी चीज़ें आप बेसिकली अपनी जो है वो उसको एनहेंस कर सकते हो। अच्छा, होस्टिंग की जब बात आ जाती है तो होस्टिंग के अंदर आपको वेब सर्वर होते हैं, REST APIs आप बना सकते हो, रीड अबाउट MEC, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, GraphQL, डॉकर बेसिकली जो है वो आपका यूज़ होता है होस्टिंग वगैरह के लिए। ऑथ 2.0, गूगल ऑथ, गूगल कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपका गूगल के ज़रिए से लॉगिन हो जाती हैं, फेसबुक के ज़रिए से लॉगिन, जिस तरह आप अगर खेलते हो पबजी, तो पबजी के अंदर आपका जो है वो फेसबुक की ऑथेंटिकेशन लगी हुई होती है, ऑथराइजेशन लगी हुई होती है। अगर आप जो है वो उसके ज़रिए से करना चाहो कि फेसबुक के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपके आ जाएंगे एंड आप उनके साथ गेम खेल सकते हो, तो बेसिकली वो ऑथेंटिकेशन लगी हुई होती है आपकी फेसबुक की। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ऑथेंटिकेशन में जावास्क्रिप्ट वेब टोकन आ जाता है जो कि सेशन वगैरह जनरेट करता है, और ये सब कुछ वेब सर्वर में आपका nginx, अपाचे और कोडे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है वेब वेब सर्वर में चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप डेटाबेस में आ जाते हो तो डेटाबेस के अंदर स्टोरेज और रेडिक्स, बेसिकली ये सारी रेडिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कैशे में आ जाती हैं, रेडिश वगैरह एंड मेमोरी कैश्ड,
इसके अलावा स्टोरेज आप आ जाती है। हाँ, अगर बैकएंड के अंदर आप देखना चाहो कि डेटाबेसेस का कोई कंसेप्ट है, तो डेटाबेस के अंदर आपके पोस्टग्रेसक्यूएल आ जाती है, MariaDB, MySQL, MS SQL जो माइक्रोसॉफ्ट की है, MySQL जो PHP में ज़्यादा यूज़ होती है, PostgreSQL एंड Oracle जो है Oracle जावा में यूज़ होती है। PostgreSQL एज लाइक रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, जहाँ पे आपका सारा डाटा आके स्टोर होता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। इसके अलावा NoSQL डाटा बेसिस भी हैं, जिसमें MongoDB आ जाती है, आपकी Firebase भी इसी के अंदर आ जाती है NoSQL डाटाबेस के अंदर। इसके अलावा अगर आप अपने आप को ज़्यादा एनहांस करना चाहो तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह सर्च इंजन वगैरह, ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईओज एंड ऑल दैट स्टफ जो है वो टेक्निक, टेस्टिंग की टेक्निक्स और ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये आपका सारा जो है वो बैकएंड के रिलेटेड सारा रोड मैप है, जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा उसके साथ, वीडियो के साथ, तो आप उनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से चेक भी कर लेना। इसके बाद जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर होगा आपका विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग यूज़ करेंगे। इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता दूं, कि आपने गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना जो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ करते हो, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो है वो यहाँ पे टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड, आपने टाइप करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा। आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ पे ये विंडोज़ का ब्लू वाला आइकॉन है, ब्लॉक है, उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज़। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको जो है वो कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड दैट्स प्रेटी मच इट आज के वीडियो के लिए। आई होप कि आपको जो है वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है वो पता चल गया होगा कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअल में क्यों होती है, और इसका रोड मैप आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह इसमें खुद को इन्हेंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग HTML को स्टार्ट कर देंगे, उसके जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं उसको ही स्टार्ट कर देंगे, और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें, उनको देख लेंगे। और उसके बाद जो इंशाल्लाह CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और फिर इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।